नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राजधानी लाइव में बात होगी उन बड़ी खबरों की जो दिन भर में रहेंगी सुर्खियां। इसके साथ ही देश भर के अलग अलग राज्यों के राजधानियों से हम आप तक वो बड़ी खबरें पहुंचाएंगे। चंडीगढ़, देहरादून, भोपाल, मुंबई, रायपुर, लखनऊ, ये बहुत बड़ी खबरें, बड़ी तस्वीरें जो कि दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से समझेंगे। और सबसे पहले बात होगी चंडीगढ़ की। जी हां, पंजाब में फिर से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने हुंकार भर दी है। पंजाब में आपको बता दें कि किसानों ने राशन लेकर रेलवे ट्रैक और टोल प्लाजा पर तंबू गाड़ दिए हैं। एक तरफ जहां पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देश के किसान संगठनों ने बैठकें बुलाई हैं, तो वहीं केंद्रीय कृषि विभाग की ओर से पंजाब के किसान संगठनों को 8 अक्टूबर यानी कि आज बातचीत का न्योता दिया गया है। 10 अक्टूबर को कांग्रेस कृषि कानूनों के विरोध में राज्य स्तर पर सम्मेलन करेगी। आपको ये बता दें कि 14 सितंबर से देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान जो है आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। तो पंजाब में तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं किसान। इतना ही नहीं, राशन पानी लेकर रेलवे ट्रैक हो या फिर टोल प्लाजा, किसानों ने डेरा जमा दिया है। हालांकि आज बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि विभाग की ओर से अफसरान पहुंचेंगे। बातचीत के लिए किसान संगठनों को न्योता दिया गया है। देखना यह होगा कि क्या किसानों को मना पाएगा केंद्रीय कृषि विभाग। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो जाहिर तौर पर यह है कि पंजाब में किसानों ने हुंकार भरी हुई है। किसान लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे रेल रोको आंदोलन हो या फिर टोल प्लाजाओं पर जाकर किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाईवे जाम कर दिए जाते हैं, तो वहीं रेल रोको आंदोलन भी किसानों का चल रहा है। रेलवे ट्रैकों पर किसानों ने तंबू तक गाड़ दिए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार भरी गई है। केंद्रीय कृषि विभाग करेगा किसानों से बात। जी हां, पंजाब में किसान संगठनों का हल्ला बोल जारी है। विनीत कपूर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, लगातार किसानों का जो हल्ला बोल है वो जारी है, लेकिन कृषि विभाग, केंद्रीय कृषि विभाग की ओर से किसानों से बातचीत करने के लिए आज का समय निर्धारित किया गया है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर आज अगर हम केंद्रीय कृषि महकमे की बात करें तो उनकी तरफ से किसानों की विभिन्न जो जत्थेबंदियां हैं, उनके जो प्रधान हैं, उनको एक लेटर भेजा गया था और इस लेटर के माध्यम से सीधे तौर पर उनको कहा गया था कि आप आकर बातचीत करें। आपको बताना चाहते हैं कि आखिर इन जो कानून है इसके अंदर क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से इन कानूनों के माध्यम से जो किसानी है वो लाहेबंद हो सकती है। दूसरी तरफ ये भी बात की गई थी कि धान की खरीद को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से एमएसपी जो है वो बरकरार रहेगी। तो ऐसे बहुत से मसले थे जिनको लेकर आज ये बैठक बुलाई गई थी। लेकिन किसान जत्थेबंदियां जो लगातार केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों का विरोध कर रही हैं, उन्होंने सीधे तौर पर फैसला लिया है कि वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम अधिकारी के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। हम बातचीत करेंगे अगर केंद्रीय कृषि मंत्री हमें बातचीत के लिए बुलाते हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें बातचीत के लिए बुलाते हैं, तब हम जरूर उस बातचीत का हिस्सा बनेंगे। लेकिन हम किसी अधिकारी के साथ बैठक जो है वो नहीं करेंगे। इसी वजह से उन्होंने इस मीटिंग का बायकॉट किया है। जी विनीत, इस पूरे मसले को देखा जाए तो जब से कृषि विधेयक आए और उसके बाद कानून बना, उसके पहले से ही लगातार किसानों का जो पंजाब में विरोध है वो लगातार जारी है। हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे रेल रोको आंदोलन की बात की जाए, किसानों ने तंबू गाड़ दिए हैं, टेंट जमा दिए हैं, राशन पानी लेकर पहुंच गए हैं। इस पूरे मसले को अगर देखा जाए सिलसिलेवार तरीके से, तो आगे और क्या कुछ रणनीति किसानों की, और उसमें कांग्रेस का क्या कुछ अहम रोल? देखिए, किसानों की रणनीति की बात करें तो किसानों ने रणनीति जो है, कल किसानों की 30 जो जत्थेबंदियां हैं उनकी तरफ से चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन के अंदर एक बैठक की गई थी और उस बैठक में सीधे तौर पर फैसला लिया गया है कि 9 तारीख को 2 घंटे का पंजाब के अंदर सांकेतिक चक्का जाम होगा। ये चक्का जाम हरियाणा के सिरसा में जिस तरह से किसानों के ऊपर
लाठियां भाजी गई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए, इसके अलावा पानी की बौछारें की गई, किसानों को गिरफ्तार किया गया, उसके विरोध में ये चक्का जाम वहां पर रखा गया है। तो ऐसे में 2 घंटे का कल चक्का जाम पंजाब के अंदर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा किसान जत्थेबंदियां ये भी फैसला लेती हुई नजर आ रही हैं कि पंजाब सरकार ने जो वादा किया था इन किसान जत्थेबंदियों के साथ मीटिंग के अंदर कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उस सत्र में ये प्रस्ताव पास किया जाएगा कि पंजाब के अंदर ये कानून जो है वो पास हुए नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर पंजाब की कैप्टन सरकार से भी आग्रह किया गया है, उनको भी 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर 7 दिन में अपने वो वादे पूरे नहीं करती तो फिर बीजेपी नेताओं की तर्ज पर पंजाब के नेताओं के बाहर भी, घरों के बाहर जो किसान हैं वो धरना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। यानी अब बीजेपी के साथ साथ जो कांग्रेस है उसको भी अल्टीमेटम जारी हो चुका है। इसके अलावा जितने भी जो रेल ट्रैक ब्लॉक किए गए हैं वो अनिश्चितकालीन समय तक के लिए ब्लॉक रहेंगे, वहां पर धरना प्रदर्शन इसी तरह से चालू रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो नेशनल हाईवे हैं, जो टोल प्लाजाज हैं या फिर जो मॉल्स हैं, उनके बाहर धरना प्रदर्शन जो है उनके बाहर धरना प्रदर्शन जो है वो जारी कर दिया गया है। खास करके जो रिलायंस मॉल्स हैं उनके बाहर ये धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। जी विनीत, ऐसे में रेल रोको आंदोलन जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीधे तौर पर ठप कर दिया गया है, पटरियों पर किसान बैठे हुए हैं, प्रभावित हो रहा है रेल यातायात? बिल्कुल पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम अंबाला से चंडीगढ़ जाने वाले रेल मार्ग की बात करें तो वहां पर किसान जत्थेबंदियां जो हैं धरना लगाकर बैठी हैं। अंबाला से अगर हम पंजाब अमृतसर जाने वाले रेलवे ट्रैक की बात करें वहां पर विभिन्न जगहों पर किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। यानी विभिन्न स्थानों पर ये धरने प्रदर्शन जो है वो जारी हैं। इस वजह से रेल यातायात जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अकेले अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें तो 26 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो इस रूट पर चलती हैं। ये सभी की सभी जो ट्रेनें हैं ये प्रभावित हैं, इनकी आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। हालांकि कैप्टन सरकार ज़रूर आह्वान करती नज़र आ रही है किसानों से कि जो मालगाड़ियां हैं उनको प्रदेश में आने दिया जाए, ताकि अगर हम धान की खरीद की बात करें तो जो धान की फसल सरकारी एजेंसियां खरीदती हैं ट्रकों के माध्यम से तो ये फसलें बाहर जाती ही हैं, साथ साथ मालगाड़ियों के माध्यम से भी ये बाहर जाती है। तो किसानों से आग्रह किया गया कि मालगाड़ियों को छूट दी जाए, लेकिन फिलहाल किसान जत्थेबंदियां जो है वो किसी भी आग्रह को मानने को तैयार नहीं है। सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि जब तक इन कानूनों को केंद्र की मोदी सरकार वापस नहीं लेती तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और अब तो ये भी बात कर दी है कि टेबल पर बात भी तभी होगी जब केंद्रीय मंत्री खुद इनको आमंत्रित करेंगे, जब प्रधानमंत्री इनको खुद आमंत्रित करेंगे और उसमें सीधे तौर पर कानूनों के ऊपर बातचीत होगी। उनका कोई भी ऐसा विचार सुनने को किसान जत्थेबंदियां तैयार नहीं है कि ये जो कानून है ये किसानों को कहीं ना कहीं आमदन को दोगुना कर सकते हैं, किसानी को कहीं ना कहीं लाभप्रद बना सकते हैं। तो ऐसे तथ्य जो सुनने को किसान जत्थेबंदियां फिलहाल तैयार नहीं है। और एक और बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि पंजाब की लखोवाल किसान जत्थेबंदी जिसने कोर्ट के अंदर याचिका दायर करके इन कानूनों को चुनौती दी गई थी उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। सीधे तौर पर उसको भी कह दिया गया कि बिना किसी विचार विमर्श के इसने कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी और कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित लग सकती है। तो ऐसे में उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। यानी किसी भी तरह से किसान जो हैं वो अपने आंदोलन को कमजोर नहीं होने देना चाहते। इसी वजह से लगातार रणनीति बना रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। 15 तारीख को एक और बैठक बुलाई गई है चंडीगढ़ के अंदर ये बैठक होगी जिसमें किसानों की 30 जत्थेबंदियां जो हैं वो हिस्सा लेती नजर आएंगी और अगली रणनीति का ऐलान करती हुई नजर आएंगी। जी, लेकिन अगर पंजाब में यही हालात रहे विनीत, तो जैसा कि किसान तो अपने इस पूरे विरोध प्रदर्शन में व्यस्त है और मंडियों में धान की आवक सुस्त हो गई है, कैसे सारी फसल, चूँकि जाहिर तौर पर धान की फसल तैयार है बिल्कुल और पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है, तो नुकसान दोनों तरफ से नहीं, चौतरफा नुकसान होता नज़र आ रहा है किसान का। बिल्कुल, देखो किसान को चौतरफा नुकसान होता नजर आ रहा है। जहां मंडियों में उसकी फसल की खरीद कई जगह पर नहीं हो पा रही है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें
तो लगातार किसान धरने पर बैठा है। तो ऐसे में किसान यही कह रहा है कि कम से कम उसकी बात सुनने को केंद्र की मोदी सरकार तैयार तो हो। दूसरी तरफ हरियाणा में जिस तरह का माहौल देखने को मिला कि सिरसा के अंदर लाठियां बांधी गई, इसके अलावा आंसू गैस के गोले दागे गए, तो ऐसे में जरूर किसान जो है, हालांकि फसल की कटाई अभी प्रॉपर ढंग से शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस तरह का इंतजाम किसान भी करता नजर आएगा कि एक गांव से कुछ एक लोग एक दिन फसल काटेंगे, दूसरे दिन वो धरने पर बैठेंगे, दूसरे दिन वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी फसल काट के धरने पर बैठेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था किसानों की तरफ से खुद की जाएगी ताकि धरना भी प्रभावित ना हो, उनकी फसलों की कटाई भी हो जाए और सरकारी एजेंसियां जो हैं वो मंडियों में जाकर उनकी फसलों की खरीद भी कर सकें। जी बिल्कुल, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से इस आंदोलन को जारी रखने का प्लान तैयार किया गया है किसानों के द्वारा। और जैसा कि विनीत आपने बताया कि देखिए क्रेडिट लेने की होड़ में फिर चाहे वो कांग्रेस हो पंजाब में, कैप्टन सरकार हो, कोई भी हो, लेकिन किसानों ने सीधे तौर पर कह दिया, अल्टीमेटम सभी को दे दिया है कि आप लोगों ने भी जो जो वादे किए हैं उनको तो आप अमली जामा पहनाओ, उनको तो अमल में लाओ, अगर नहीं लाते हैं तो फिर आपका भी बहिष्कार होगा। देखिए, एक चीज और कह दी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसानों के इस धरने को समर्थन देना चाहती है तो अपनी पार्टी का झंडा छोड़कर आए, किसानों का झंडा उठाएं, किसान बनकर किसानों के बीच में आए, तभी उनको सम्मान मिलेगा, तभी उनका जो समर्थन है उसको स्वीकार किया जाएगा। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों के बीच में आके कहीं ना कहीं कूड़ प्रचार करना चाहती है तो फिर उसको इस चीज की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसानों के साथ जुड़ना है तो किसान बनकर जुड़ना होगा, किसानों का झंडा उठाकर जुड़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों की जो राजनीति है वो किसान अब सीधे तौर पर कह रहे हैं उसको और आगे चलने नहीं देंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भले ही कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उनके समर्थन की बात करती नजर आ रही हो, लेकिन अभी भी खुलकर राजनेता जो हैं वो किसानों के समर्थन में नहीं आए। ऐसा तभी हो सकता है जब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टियों का झंडा अपनी स्टेज पर छोड़कर आए, और हमारी स्टेज पर जब वो आते हैं तो फिर किसानों का झंडा उठाएं, खुद को किसान बताएं, तभी उनका जो समर्थन है वो सार्थक हो पाएगा और किसानों का ये जो प्रदर्शन है इसको और बल मिल पाएगा। एक अच्छा अल्टीमेटम और बड़ा अल्टीमेटम दिया है किसानों ने, और अच्छी नज़ीर पेश करने को कहा है किसानों ने, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी के लोग किसानों के समर्थन में पहुंचते हैं तो अपनी पार्टी के झंडे बाकी किसानों के हाथ में भी थमा देते हैं। तो ये जो चलन है इस पर विराम लगाने के लिए किसानों ने एक अच्छे संकेत दिए हैं। बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश से। बड़ी खबर आपको बता दें कि हाथरस कांड का मामला अब जातीय हिंसा की साजिश और सरकार की छवि बिगाड़ने के प्रयास में तब्दील होता दिख रहा है। जातीय हिंसा भड़काने की साजिश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई का नाम आ रहा है। सरकार की ओर से कहा गया था कि हाथरस में जातीय हिंसा फैलाने के लिए मॉरिशस से 50 करोड़ और खाड़ी देशों से 50 करोड़ रुपए भेजे गए, यानी कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है पीएफआई को। अब सरकार की जांच एजेंसियां तमाम सबूतों को जुटाने में लगी हैं। जी हां, हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश में जुटे पीएफआई के मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के आपत्तिजनक वेबसाइट से जुड़े होने की भी लगातार सुराग मिल रहे हैं। तमाम भड़काऊ और आपत्तिजनक कमेंट भी किए जा रहे हैं। और इन आरोपियों में अतीकुर रहमान मुजफ्फरनगर, सिद्दीकी की अगर बात की जाए जो कि मल्लपुरम केरल का है, मसूद अहमद जो बहराइच का रहने वाला है यूपी का, और आलम रामपुर से ताल्लुकात रखता है। ये चारों आरोपी हाथरस जा रहे थे जिन्हें यमुना एक्सप्रेसवे पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भारी नाकेबंदी कर इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब ईडी की शुरुआती जांच में ये पता चला है कि हाथरस कांड को लेकर पीएफआई को बड़ी फंडिंग की गई है। पीएफआई ने ऐसे गुर्गे तैयार किए जो कि इस पूरे मामले में देश भर में आगजनी करें, हिंसा फैलाएं, लोगों को भड़काएं और हाथरस के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश जलता हुआ नजर आए। लखनऊ लिए चलेंगे, संजीव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। संजीव, 100 करोड़ का कनेक्शन क्या है आखिर ये? जी बिल्कुल सुनील, आपको बता दें जिस तरह से हाथरस में जातीय हिंसा फैलाने के लिए विदेशों से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाती है, और जैसे ये मामला जो है, क्योंकि आपको बता दें कि ईडी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तमाम क्योंकि जो पीएफआई संगठन से जुड़े लोग हैं उनके खातों की जो है जांच की जा रही है, और 12 अक्टूबर को जो है ईडी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में इतने पैसे फंडिंग विदेशों से कैसे होते हैं। अगर बात की जाए तो मॉरिशस से 50 करोड़ और अन्य देशों से भी 50 करोड़ की फंडिंग होती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है प्रेस वार्ता करके ये साफ जाहिर भी किया था कि राजनीतिक द्वेष के कारण
जिस तरह से जातीय दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को नाकाम किया गया। तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कौन लोग इसके पीछे, और पीएफआई जो संगठन है उससे जुड़े लोगों का नाम भी सामने आया और 4 लोगों को जिस तरह से सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, उनके ऊपर देशद्रोह के साथ साथ अन्य आरोपों में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी सुनील। संजीव, ये बताया जांच एजेंसियों के माध्यम से या फिर किसी बड़े अधिकारी ने ये बताया कि किस तरह से पीएफआई जो है लोगों को अपना ये तैयार करती है पूरी प्लानिंग, और कैसे लोगों को पहुंचाती है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में हिंसा भड़काने के लिए, सोशल मीडिया का किस तरह से ये लोग सहारा लेते हैं, और जो फंडिंग हो रही है उसके जरिए ये लोगों को कैसे अपने ग्रुप में, अपने गिरोह में शामिल करते हैं? देखिए, अगर जिस तरह से वेबसाइट बनाई गई उसको लेकर के जातीय हिंसा फैलाने के लिए जिस तरह से जो हाथरस पीड़िता के परिजनों के नाम पर करोड़ों की जो है फंडिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं जिस तरह से सबसे अहम बात ये सामने आती है कि आखिरकार, क्योंकि जो जानकारी भी मिली है कि जो पीएफआई संगठन के जुड़े लोग हैं उनको फंडिंग करते हैं, उनके खातों की जांच की जा रही है। तो तमाम तरह, क्योंकि अगर वेबसाइट तैयार होती है और रातों रात हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं और फंडिंग हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल और जांच का विषय भी हो चुका है, क्योंकि ईडी एसआईटी में जांच कर रही है, तमाम विवेचना जारी है, क्योंकि जिस तरह से हाथरस पे जितने भी लोग जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है उनकी भी जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हर एंगल से अगर बात की जाए सुनील, तो तमाम तरह की लेकिन जांचें चल रही संजीव, है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सीए और एनआरसी के मामले पर जब ये पता लगाया गया था साइबर सेल के द्वारा और जांच एजेंसियों के द्वारा, तब भी पीएफआई जो है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये सबसे ऊपर था हिंसा फैलाने के मामले में, ये जातिगत तौर पर हिंसा भड़काने के मामले में। तब भी इस पर पूरी तरह से कोई प्रतिबंध लगाने को लेकर काम नहीं किया गया, कार्रवाई नहीं की। हाथरस के मामले में भी इसका नाम उजागर हो रहा है। कई मरतबा ऐसे केसेस देखे गए जहाँ पर ये सीधा फ्रंट पे आकर खेलने का काम करता है और देश भर में अशांति का माहौल पैदा करना चाहता है। इसके जो तमाम शीर्ष नेतृत्व के जो लोग बैठे हैं, ये किसी आतंकवादी संगठन से कम तो नहीं लगते? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस तरह से पीएफआई काम करती है सीए एनआरसी के दौरान, जिस तरह से दंगे फैलाने का काम किया जाए, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि पीएफआई जो संगठन है वो फंडिंग जिस तरह से विदेशों से होते हैं इनके संगठन के नाम पर, और जिस तरह से वर्गलाया जाता है, अराजक तत्वों को बढ़ाया जाता है, दंगे फैलाने की कोशिश की जाती है, उसको लेकर के निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो पीएफआई का नाम जाहिर होता है। और अगर एक बार फिर, क्योंकि हाथरस कांड सबसे बड़ा कांड है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से घटनाएं हो रही है उसको लेकर के एक बार फिर जो है पीएफआई का नाम उजागर भी हुआ है और जांच भी की जा रही है। अभी आपको बता दें, जिस तरह से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, और भी लोग जो है रडार पे हैं, कितने लोग शामिल हैं, उनकी भी जो गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी आखिर फंडिंग, विदेशों से फंडिंग होती है, 100 करोड़ की फंडिंग होती है, उसको लेकर के जांच एजेंसियां जो है अपना काम कर रही है। जी सुनील। हाथरस के लोगों को, हाथरस के उस पीड़ित परिवार को, या फिर जो भी लोग वहाँ मौजूद हैं, शायद उनको इस बात का इल्म ना हो, उन्हें इस बात की जानकारी ना हो कि अब हाथरस के नाम पर विदेशों से पैसा आ रहा है, हाथरस को जलाने के साथ साथ प्रदेश को जलाने का काम किया जा रहा है, और उन सब के बीच में ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं जिनके मंसूबे सीधे तौर पर ये जाहिर होते हैं कि ये लोग वहाँ पर मरहम लगाने नहीं आए, ये लोग तो खुद वहाँ पर टाइम बॉम्ब बनकर आए हैं, कब फट जाए कुछ पता नहीं। ऐसे लोगों को हाथरस जाने से पहले हालांकि गिरफ्तार भी किया गया संजीव, लेकिन कुछ खुलासे हुए कि कैसे ये लोग किस तरह से अपनी करतूतों को अंजाम देने जा रहे थे हाथरस? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रेस वार्ता करके ये साफ जाहिर कर दिया था, एक साफ संदेश भी दिया था कि जिस तरह राजनीतिक द्वेष के कारण जातीय हिंसा प्रदेश में जिस तरह फैलाने की कोशिश करी है उसको नाकाम किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक कड़ा संदेश भी मुख्यमंत्री ने दिया है कि इस तरह की अगर जो भी जातिगत द्वेष के कारण अगर जिस तरह से हिंसा फैलाएगा तो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण ये होता है संजीव कि देखिए, अगर इस तरह की चीजें अगर निकल के सामने आती हैं, फिर वो किसी भी राज्य में हो और किसी भी दल की सरकार हो, ये सभी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए घातक हैं ये लोग। और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों का इस बात का तो समर्थन करना चाहिए। मान लिया अगर इस तरह की घटना हुई तो आप जाएं, आप वहां पर अपनी सीधे तौर पर राजनीति भी करें, लेकिन ऐसे लोगों के समर्थन में भी राजनीतिक दल उतर आते हैं, कहते हैं कि सरकार अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रही है, डैमेज कंट्रोल कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ईडी बता रहा है कि 100 करोड़ रुपए आ जाते हैं एकाएक, रातों रात वेबसाइटें तैयार हो जाती हैं, ये हवाई बातें तो लगती नहीं। बहुत संक्षेप में संजीव। जिस तरह से अगर बात की जाए विपक्ष पार्टियां
ने भी जो है सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि सरकार अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की जो है चीजों का बवंडर जो है रचा रही है। तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम भी लगातार विपक्ष ने भी शुरू कर दिया है। ये आरोप जो है सरकार बिल्कुल की तरफ संजीव, से भी लग ऐसे रहा है कि मसलों में विपक्ष को भी सरकार का साथ देना चाहिए। बेशक जी अपनी बिल्कुल, सियासी जमीन निश्चित कहीं तौर पे रुके या अगर न बात की रुके, जाए तो कि बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जिस तरह से जो माहौल क्रिएट हो गया, क्योंकि हाथरस की कांड जो है इस समय काफी चर्चित कांड है। और हम्म। अगर बात की जाए जिस तरह से ये दंगा फैलाने और जातिगत साजिश जो रची जा रही थी उसको लेकर के बिल्कुल। अगर बात की जाए तो बाकी तमाम जो राजनीतिक दलों को सीधे तौर पर संजीव दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी देखना चाहिए। प्रदेश ही नहीं, देश भर में अगर कहीं किसी भी तरह की हिंसा या कुछ होता है तो जाहिर तौर पर उसकी सीधे तौर पर उसका खामियाजा देश के नागरिक को भुगतना पड़ता है। और वो मतदाता, उसके माथे पे लिखा नहीं होता कि वो किस पार्टी का मतदाता है, किसको वो वोट करेगा। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को ये सोचना होगा। बहुत धन्यवाद संजीव आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के अनूपपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जहां एक और स्वागत किया गया, भीड़ जब आगे आई तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा कमलनाथ की गाड़ी पर पथराव कर दिया, उनके काफिले पर पथराव कर दिया। बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ को काले झंडे दिखाए और विरोध किया गया। ऐसे में माहौल सीधे तौर पर गर्माता हुआ नजर आया, क्योंकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और इसकी कशमकश, इसकी लगातार जो जद्दोजहद है वो राजनीतिक दल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर यहाँ इन सीटों को जीतने के लिए पूरी तरह से काम करती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस भी लगातार इन सीटों पर अपना विजय पताका लहराने के लिए हर मुमकिन प्रयास में लगी है। उधर बीजेपी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता पहुंचे जो कमलनाथ को काले झंडे दिखाते नजर आए और इसके साथ ही उनकी गाड़ियों पर पथराव तक की स्थिति बना दी। ये तस्वीरें देखिए आप, जब कमलनाथ का काफिला यहाँ से गुजर रहा था अनूपपुर से, उसी दरमियान ये कार्यकर्ता पहुँचते हैं हाथों में काले झंडे लेकर। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उस दरमियान खबर यह भी कि पथराव तक भी कर दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश में सियासत का स्तर गिर रहा है? अनूपपुर में कमलनाथ का विरोध क्यों? बीजेपी युवा मोर्चा ने काले झंडे दिखाए, पथराव किया गया। एक और जहां पर कमलनाथ का स्वागत करने के लिए उनके समर्थक आगे आए, उनके तमाम कार्यकर्ता आगे आए, उसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक अलग ही तरीके का संदेश देने का काम किया। काले झंडे दिखाए गए पूर्व मुख्यमंत्री को, इतना ही नहीं उनके काफिले पर पथराव तक किया गया। और भोपाल लिए चलेंगे आपको, शैलेंद्र पाराशर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश में राजनीति का गिरता स्तर सीधे तौर पर लग रहा है। अब राजनीति कहां से कहां पहुंचती नजर आ रही है। पथराव किया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले पर, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के दोनों बड़ी पार्टी इसमें लंबे समय से कब्जा भी रहा है। अब इन दोनों पार्टियों के लिए चुनौती इसलिए भी होगी क्योंकि कांग्रेस 15 साल बाद यहाँ प्रदेश में आई थी और 15 महीने की सरकार बना पाई, और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस विधायक जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए और ये उपचुनाव की स्थिति निर्मित हुई, तो दोनों जगह देखने में ये आता है कि जो लोग यहाँ शामिल हुए हैं तो पार्टी के जो पूर्व के कार्यकर्ता है, जिनको कांग्रेस के विधायकों को जो बनाए हुए लोग हैं, उन पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने में आता कि दूसरी पार्टी में शामिल होना, भले ही कोई भी नेता अगर साथ में होता है तो वो पार्टी के लिए काम करता है, ना कि प्रत्याशी के लिए काम करता है। यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी इसी तरीके का मामला सामने आया, लेकिन वो मामला चूंकि कैप्चर नहीं हो पाया, वीडियो नहीं है उसका, वो मौके पर मौजूद लोगों ने मना कर दिया था। तो यही दूसरा पड़ाव पूर्व सीएम कमलनाथ की रैली के दौरान देखा गया। इसमें साफ तौर पे यह देखा गया कि बीजेपी युवा कार्यकर्ता, क्योंकि दोनों पार्टी विरोध कर सकती है एक दूसरे की जो शैली काम। शैलेंद्र, विरोध करना ठीक है, आप काले झंडे दिखाइए, अपने स्तर पर आप विरोध करिए, लेकिन खबर तो यह भी है कि पथराव तक कर दिया गया था उनके काफिले पर। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिस तरह से सीएम शिवराज का ये सेम मामला आया, तुरंत बीजेपी युवा मोर्चा ने भी सेम कमान संभालते हुए ये हरकत की। लेकिन सुनील जी, बड़ा सवाल ये होता है कि मान्यता को संसार कर रहा है, वर्तमान में डिजिटल दौर है, लोग जागरूक है, और इस तरह की जो पूर्व में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि
लोग अपनी भाषा मर्यादा, अभी चुनाव यहाँ पर आते हुए कई जगह वायरल वीडियो एक दूसरे की छवि धूमिल करने को लेकर कर रहे हैं, और कई यहाँ जो प्रत्याशी हैं लगातार मामला भी चुनाव आयोग में देते नजर आ रहे हैं। वर्तमान में हम बात करें तो यहाँ पर पद की रसूख भी दिखाई जा रही है। आचार संहिता प्रदेश में लागू हो गई है, लेकिन बीजेपी के मंत्री हों या पूर्व के जो लोग हों, वो शैलेंद्र, पद के तो यहाँ साथ साथ पर तो सरकार बचाने की भी जद्दोजहद है। अगर शिवराज सिंह चौहान 9 सीट 10 सीट नहीं निकाल पाए तो सरकार शासक में आ जाएगी। सुनील जी, सीधे तौर पर जिस तरह से कांग्रेस से आए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, विधायक जो मौजूद हैं, तो इस तरह बीजेपी में सामान्य स्थिति दिख रही है। यहाँ पर उनको कोई जद्दोजहद नजर नहीं आ रही है, और सामान्य वर्चस्व, चूंकि चंबल क्षेत्र में यहाँ कब्जा चूंकि ज्योतिया सिंधिया का था, पूर्व में यहाँ बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है। कांग्रेस के लिए जरूर चुनौती हो रही है, और कांग्रेस के प्रत्याशियों का जिस तरह से एजेंडा बनाकर और उनको वापस किया जाए, चूंकि चाहे पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह हो या कांग्रेस के दिग्गज कोई नेता हो, इस क्षेत्र में उनका कब्जा कभी नहीं रहा है। ज्योतिया सिंधिया का अच्छा यहाँ दबदबा रहा, और सबसे ज्यादा सीटें चंबल क्षेत्र में देखी जाती है। तो यहाँ देखने में ये आती है कि चुनौती के साथ साथ जो दांवपेच है, यहाँ लोगों के लिए देखने में आता है कि जिस तरह चुनावी समीकरण है और लहर तय की जा रही है, पुराने वीडियो नेताओं के निकाल जाते हैं, छवि धूमिल करके निकाल जाते हैं, और यहाँ वर्तमान के जो मंत्री हैं वो अपना पोस्ट डालते हैं, जबकि आचार संहिता में साफ है कि आप विधायक, मंत्री या अपना पद का नाम नहीं लिख सकते। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर या सोशल मीडिया हो या तमाम उनके पोस्टर हो, उनमें उनका नाम विधायक, मंत्री लिखा जा रहा है, और तमाम लोग पोस्ट भी कर रहे हैं। ये भले आईटी के नॉलेजेबल लोग नहीं होंगे जो मतलब उनके पेज से ये पोस्ट कर रहे हो, यहीं तक सामने आ रहा है। शैलेंद्र, ऐसे में कांग्रेस तो ये भी कहती नजर आ रही थी कि प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी चुनाव प्रचार के लिए। कोई कार्यक्रम फिक्स हो पाया? किसी तरह का माहौल बनाने की तैयारी कांग्रेस की? क्योंकि कमलनाथ तो लगातार हर उस विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं जहां उपचुनाव होने हैं, वो लगातार मंचासीन हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, माहौल बनाने में लगे हैं। क्योंकि महाराज ने अगर एक तरफ से इस पूरे बेल्ट को संभाला है, चंबल संभाग को, तो कांग्रेस के लिए चुनौती तो है बड़ी। बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय और क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन महाराज के क्षेत्र, चंबल क्षेत्र में काम करना मुश्किल भी होगा, क्योंकि वहाँ स्थानीय विरोध, उन्हीं के कई लोग हैं जो मतलब कांग्रेस के जो लोग हैं यहाँ शामिल हुए, वो कार्यकर्ता अपने आप को बीजेपी में नहीं शामिल देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी देखने में आ रहा है कि साफ तौर पर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस को या पूर्व सीएम कमलनाथ को यहाँ देखने में भी आता है। बड़ा सवाल ये होगा सुनील जी कि जिस तरह बीजेपी काम कर रही है, वो बीजेपी अपने रसूख दिखाते हुए सभा, रैली और नियम पे ताक पे कर रही है, तो कहीं ना कहीं सत्ता का ये रसूख नजर आ रहा है। जिस तरह चुनावी नियमों को दरकिनार कर रही है, यहाँ भीड़ भी शामिल हो रही है, जो कि दावा भी किया जाता है चुनाव आयोग द्वारा कि हम यहाँ पर स्वच्छता लाएंगे और यहाँ पर लोगों की दूरियां करके प्रोटोकॉल जो कोरोना का प्रोटोकॉल इसमें दिया गया उसको फॉलो करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, भीड़ भी मौजूद है, लोग भी मौजूद हैं, और लगातार जो मरीजों की तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है, और नियमों का साफ उल्लंघन देख रहे हैं, चाहे वह वायरल वीडियो से हो, यहाँ पर सोशल मीडिया, आईटी का जबरदस्त। ये जाहिर होता है शैलेंद्र, इसमें किसी भी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये कहा जाता है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। अगर विपक्ष करे तो उनके लिए तमाम नियम कानून लगा दिए जाते हैं, लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग अगर खुलेआम नियमों की धज्जियां भी उड़ाते हैं तो सिर्फ मामला जांच के लिए दे दिया जाता है। ये एक बड़ा सवाल है और ये बड़ी विडंबना भी है। ऐसे में पारदर्शिता लानी होगी जांच एजेंसियों को भी, और निर्वाचन आयोग को भी ये देखना होगा कि नियमों का उल्लंघन अगर कोई भी करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश की जाए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
बलात्कार प्रतिदिन हो रहा है। क्या कर रही है सरकार? हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, ये आवाज पूरे देश में गूंज रही है। कब तक देश में ऐसे ही एक के बाद एक ऐसे केस सामने आते रहेंगे और ऐसे ही निर्भया अपनी जिंदगी से जंग हारती जाएंगी? तो क्यों नहीं ऐसे सख्त कानून बनाए जाते कि जिसके बारे में सोच करके भी रूह कांप उठे ऐसा अपराध करने से पहले। हाथरस में जो गैंगरेप पीड़िता का दाह संस्कार किया गया है उसको लेकर के भी अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इस पूरे मामले पर यूपी सरकार पर निशाना साध रहा है। इस घटना ने प्रशासनिक सिस्टम की पोल खोलकर रख दी, पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूछ रहा ANB न्यूज, बलात्कार आखिर कब तक? सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। राजधानी रायपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें हैवानियत का शिकार हुई नाबालिग दर दर की ठोकर खा रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही, FIR तक नहीं लिखी जा रही। आखिरकार उसे धरना देकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा और रायपुर पुलिस का चेहरा देखिए, जबरन धरना स्थल से उसे बलपूर्वक उठा दिया गया, जिसके बाद राज्य महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की FIR दर्ज नहीं की गई है। पूरे मामले पर गौर किया जाए तो मोतीबाग चौक स्थित दरगाह के खादिम पर आरोप है कि दरगाह में ज़ियारत के लिए आने वाली नाबालिग के ऊपर दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। साथ ही आपको बता दें कि ये वाक़या पूरा 20 सितंबर से का मामला है और नाबालिग अपने परिवार के साथ अपने साथ हुए जुल्म की रिपोर्ट लिखाने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है, लेकिन अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। रायपुर लिए चलेंगे, परमेश्वर लहरे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। परमेश्वर, इस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, उसकी कोशिशें की गई, लेकिन FIR तक नहीं लिखी जा रही, आखिर क्या वजह है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा राजीव भवन में शक्ति प्रदर्शन के साथ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान पे ये पीड़िता के परिवार एवं पीड़िता के द्वारा भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। इस घटना को अगर देखा जाए तो ये 13 सितंबर का घटना है। 13 सितंबर रात को इसे पुजारी के द्वारा इन्हें कपड़ा देने के वास्ते बुलाया गया और उसके साथ में छेड़खानी करने लगे। जब पीड़िता ने पूरे मामला को भांपने लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने कुछ भी करके यहाँ से भाग निकले और आप भी बताएं। तो दूसरे दिन SP को लिखित में शिकायत दिया गया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई या FIR करते हुए नजर नहीं आए। तो उस हालात में फिर आकर मोतीबाग में भूख हड़ताल पे पीड़िता एवं उसके परिवार के लोग बैठ गए, जिससे बलपूर्वक पुलिस द्वारा उठाकर वहां से हटा दिया गया। अभी इस मामले में FIR या फिर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर देखा जाए तो इन्होंने जो लिखित शिकायत किए हैं SP के पास, तो उसमें प्रतिलिपि भी दिए हुए हैं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, DGP और पुलिस लाइन थाना के नाम पे, रायपुर के नाम पे, लेकिन अभी तक कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा ना हो। सवाल यह है कि हाथरस में हुई दरिंदगी को लेकर उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए तो पूरा कांग्रेस एकजुट होकर कैंडल मार्च निकालता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बिटिया के साथ अगर इस तरह का कृत्य होता है तो उसके लिए FIR तक नहीं लिखी जाती। ये दोहरा चरित्र क्यों? मामला में देखा जाता है कि कांग्रेस की ओर से मौन धारण हो जाता है।
कहीं ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ भी हाथरस बन के रह जाए। मैं वही कह रहा हूं कि आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों? यहां प्रदेश की बेटी बेटी नहीं क्या, छत्तीसगढ़ की बेटी बेटी नहीं क्या? अरे ये तो आपके अपने हैं जिन्होंने आपको सिंहासन दिया है। मामले में खुलकर मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसे मामले में देखा जाए तो कांग्रेस के लोग मौन धारण कर लेते हैं, ऐसे मामले के ऊपर में कोई बात करने के लिए कतराते हैं। पूछा गया, आपने पूछा, जो तमाम रहनुमा बनते हैं वो कहते हैं कि हमने बीड़ा उठाया है समाज का, उन लोगों से बातचीत हुई, जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई इस मामले पर? किसी भी प्रकार की कोई बात करने में कतरा रहे हैं इस मामला को लेकर। आपने देखा है, अब स्क्रीन पे चल रहा है, कैसे बलपूर्वक उसको पुलिस तुरंत उठाकर ले जाती है, वहां से हटा देते हैं, वहां उसका बैनर पोस्टर लगा है उसे भी उठाकर ले जाते हैं। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये कि महिला आयोग ने तो संज्ञान ले लिया, लेकिन क्या महिला आयोग ने सख्त लहजे में ये कहा कि तत्काल प्रभाव से इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए और जो आरोप बेटी ने लगाए हैं उस व्यक्ति को तुरंत तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए? ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है महिला आयोग की ओर से और किसी प्रकार की कोई एफआईआर का भी सूचना अभी तक नहीं मिला है। क्या अभी भी ये पीड़ित परिवार उस बिटिया को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं? और ये वाकया है कहाँ का? ये पूरा अगर विस्तार से समझने की कोशिश की जाए, ये रायपुर में तो न्याय मांगने पहुंचे थे, क्योंकि रायपुर से जो व्यवस्थाएं निकलती हैं परमेश्वर, वो पूरे प्रदेश भर में लागू होती हैं। राजधानी है रायपुर, यहाँ से सारा सिस्टम संचालित होता है। ये पूरा मामला रायपुर की भी है, दरगाह के पास ही रहने वाली है। यह पूरे परिवार जो है मजदूर हैं, वहाँ पे मजदूरी करते हैं। उनका दादाजी वहाँ पे दरगाह के सामने में भीख मांगते हैं और ऐसे परिस्थिति में अपने पूरे परिवार को पालन पोषण करते हैं। बच्ची भी कपड़े के दुकान में काम करती है। तो ऐसे परिस्थिति में देखा जाए तो ऐसे गरीब लोगों के नीचे जो राष्ट्र छोड़ के राष्ट्रपंथी के जो व्यक्ति हैं उनका कोई सुनवाई नहीं होता है और ऐसे कई मामला होंगे छत्तीसगढ़ के अंदर में जो सामने नहीं आता है और दबा दिए जाते हैं। अक्सर इस मामला में देखा जाए तो बच्ची के ऊपर में जो मानसिक तनाव जो पैदा होती है, अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो धीरे धीरे मानसिक बीमार भी पड़ सकती है। क्या दलील क्या दे रहे हैं सिस्टम में बैठे लोग? क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है? क्यों प्रथम दृष्टया इस मामले में तफ्तीश नहीं की जा रही है? सिर्फ महिला आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया है, इस पे तत्काल कोई कार्रवाई की नहीं कर रही है। इसमें हिला वाली पुलिस की क्यों? पुलिस की तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई भी पीड़िता वहां पहुंचती है तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करके मामले का संज्ञान लेकर उस मामले में विवेचना करे, गिरफ्तार करे ऐसे लोगों को। पुलिस क्यों हिला हवाली कर रही है परमेश्वर? मामलों में पुलिस का कई देती है, कई जगह पे ऐसा भी होता है कि उनको पीड़िता को भगा दिए जाते हैं, एफआईआर नहीं लिखा जाता है। शर्म की बात है, 13 सितंबर की घटना है, अभी तक कोई एफआईआर नहीं लिखा गया है और पुलिस कप्तान, जिला के पुलिस कप्तान को लिखित शिकायत किए गए हैं। उसके परमेश्वर, क्या इन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि हाथरस में जो सिस्टम से गलती हुई उसका खामियाजा पूरा सिस्टम ने भुगता है, उत्तर प्रदेश ने भुगता है। देश भर में आंदोलन होना शुरू हो गए हैं। अगर रायपुर में भी और छत्तीसगढ़ में इस तरीके के माहौल होगा और पुलिसकर्मी खाकी अगर अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो देर नहीं लगेगी रायपुर को हाथरस में बदलने में। देर नहीं लगेगी हाथरस में बदलने में और पुलिस स्वतः अपनी ओर से कोई कार्रवाई, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं है, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे मामला में तो पुलिस को तत्काल एफआईआर करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद परमेश्वर आपका जानकारी के लिए। चलिए अगली राज्य की बात करेंगे और बात होगी उत्तराखंड की। जी हाँ, कोविड संकट के बीच अगले साल होने वाले हरिद्वार कुंभ में कोरोना से बचाव के मद्देनजर सुरक्षा उपाय पर खास ध्यान रहेगा और इस कड़ी में हरिद्वार में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। जी हाँ, जरूरत के हिसाब से एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं भी होंगी और बाइक के साथ ही वोट एम्बुलेंस के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। कुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार मैराथन बैठकों का सिलसिला जारी है, लिहाजा कुंभ की भव्य तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। शहरी विकास मंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि हरिद्वार में करीब 106 घाट हैं और
सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करते हुए वहां सामान्य परिस्थितियों में रोजाना करीब 50 लाख तक श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे और इसे देखते हुए कुंभ में स्नान दिनों के लिए आपको बता दें कि पास की अनिवार्यता नहीं होगी। अलबत्ता मुख्य स्नान पर्वों पर उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर पास की व्यवस्था पर विचार चल रहा है, लेकिन पहले की तरह ही व्यवस्थाएं सामान्य रहेंगी। कोविड के नियमों का पालन जरूर करना होगा। मैराथन बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में एक बड़ी व्यवस्था यहाँ की जा रही है कुंभ के मद्देनजर, वो ये कि तकरीबन 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। हरिद्वार में बनेगा ये अस्पताल। तो आगामी कुंभ को लेकर सीधे तौर पर तैयारियां जोरों पर हैं। 1000 बेड का एक बड़ा कोविड सेंटर तैयार किया जाएगा, उसमें तमाम व्यवस्थाएं होंगी। और देहरादून ले चलेंगे प्रतीक पाठक, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रतीक, तमाम मैराथन बैठकों का सिलसिला जारी है आगामी कुंभ को लेकर। 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर भी बनाया जाएगा। प्रतीक, आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क जो है प्रतीक से नहीं हो पा रहा। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इस पूरे मसले को बारीकी से समझने की कोशिश भी करेंगे। आपको बता दें कि आगामी कुंभ के मद्देनजर फैसला लिया गया है कि हरिद्वार में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा, जो कि तमाम स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए जाहिर तौर पर कारगर साबित होगा। आपको ये बता दें कि आगामी कुंभ यानी कि हरिद्वार में आने वाले समय में कुंभ लगने वाला है और इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बैठकों का दौर जारी है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही तमाम जो श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे उनके स्नान से लेकर उनकी तमाम रहने तक की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। साथ ही कोरोना महामारी के बीच तकरीबन 1000 बेड का एक कोविड केयर सेंटर भी तैयार हो रहा है। और एक बार फिर से रुक करेंगे देहरादून का। प्रतीक हमारे सहयोगी बने हुए हैं। प्रतीक, आवाज मिल रही है आपको? प्रतीक, बैठकों का दौर जारी है, सिलसिलेवार तरीके से चीजें हो रही हैं और लगातार काम में तेजी भी दिख रही है। ऐसे में एक और बड़ी पहल की जा रही है, 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार होगा। बिल्कुल सुनील, कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में सरकार के साथ साथ लगातार मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। और हालांकि जो 2021 का जो कुंभ की तैयारियां होनी है उसको लेकर 1000 बेड कोविड सेंटर खोलने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही। लंबा चौड़ा बजट के साथ एक भव्य शुभारंभ कुंभ को लेकर किया जाना है, क्योंकि लगातार समीक्षा बैठकें चल रही हैं। और बीते दिनों की अगर मैं बात करूं तो सचिवालय में मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक ली थी, जिसके बाद ही कल भी एक समीक्षा बैठक ली है। तमाम बैठकों में निर्णय लिया गया है। और आपको बता दूं, हरिद्वार जो मेला प्रभारी दीपक रावत को बनाया गया है, जिसमें तमाम व्यवस्थाएं वो लगातार देखते नजर आ रहे हैं। तकरीबन 26 सेक्टरों में इसको बांटा गया है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी है। 106 जो घाट हैं उनका पुनः निर्माण भी किया गया है। लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर देखी जा सकती हैं। कहा जा सकता है इस कुंभ में तकरीबन 52 लाख श्रद्धालु एक दिन में स्नान कर सकते हैं। तो व्यवस्थाएं किस तरीके से की जानी है, लगातार मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। लीगेसी प्लांट जिस तरीके से देखा जाए तो साफ सफाई को लेकर किया जाना है, उसको लेकर तकरीबन 35 करोड़ का बजट लाया गया है कि जिसमें 35 करोड़ से जो साफ सफाई देखी जा सके प्रदेश में। और साथ ही जो हरिद्वार से तमाम जो रास्ते जुड़े हुए हैं उनको किस तरीके से व्यवस्थाएं देखनी है, तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को लेकर ये कोविड-19 सेंटर भी खोला गया है कि कोरोना के चलते कई लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ ही बाइक एम्बुलेंस और बोट एम्बुलेंस की भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि कोरोना काल में कहीं कोई अव्यवस्था ना फैले। जो बाहर से श्रद्धालु और जो साधु संत आते हैं तो उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सुनील जी, बिल्कुल प्रतीक, जाहिर तौर पर 1000 बेड का ये बड़ा कोविड सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसका काम शुरू हो चुका है क्या, और इसको मूर्त रूप किस तरह से दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ व्यवस्थाओं के साथ साथ तमाम स्टाफ की भी ज़रूरत रहेगी, तमाम बड़े डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर भी कोई बयान दिया गया, कोई बात कही गई? बिल्कुल सुनील, कोरोना काल में स्थितियां अभी देखा जाए तो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आंकड़े भी लगातार जो बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार की प्लानिंग साफ तौर पर कुंभ को लेकर भी है। कुंभ से बड़ा रेवेन्यू सरकार का आता है और
ऐसे में जो प्रयागराज में भव्य कुंभ का आयोजन हुआ था उसकी तरह ही एक भव्य आयोजन करने की पूरी तैयारी सरकार की देखी जा सकती है। लेकिन कोरोना काल ने कहीं ना कहीं सरकार को पलीता लगाता हुए देखा है। ऐसे में जहां 1000 बेड का जो शुभारंभ किया जाना है उसको लेके तमाम तरह की समीक्षा बैठक चली। कल मैराथन बैठक भी लगातार देर शाम हुई है, जिसमें तमाम सारे निर्णय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से लिए गए। तमाम जो आला अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। अब देखना इसमें ये है कि कोविड-19 सेंटर जो 1000 बेड का कोविड-19 सेंटर बनना है वो कहाँ पे बनेगा, किस जगह देखिए बनेगा। सवाल इसलिए भी है, मान लिया कुंभ एक बड़ा संदेश देकर जाता है और बड़ा एक अमिट छवि छोड़कर जाता है, वो किसी भी दल की सरकार रही हो उसके लिए, अगर व्यवस्थाएं ठीक रहती हैं। कोरोना महामारी का दौर है और त्रिवेंद्र रावत सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में जब कोरोना के दरमियान हमने कई अस्पतालों को देखा जिन्हें कोविड सेंटर बनाया गया, वहां अव्यवस्थाओं का आलम भी रहा और यही वजह है कि तमाम कोविड सेंटरों से वीडियो तक वायरल हुए। बिल्कुल सुनील, अगर मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्रों की, अगर मैं बात करूं जहां पर कोविड-19 सेंटर जो बनाए गए थे, फिलहाल जो कोविड-19 सेंटर वो बनाए गए थे जिसमें प्रधानों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने घर पर भी कोविड सेंटर बना सकते हैं। तो इसको लेकर बजट भी सरकार की तरफ से पेश किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उधर पर लापरवाही देखने को मिली थी। अगर हालांकि मैं देहरादून के क्षेत्र की अगर बात करूं तो देहरादून जिले में कुछ कोविड-19 सेंटर जिसमें तकरीबन 400 बेड का कोविड-19 सेंटर बनाए गए, काफी अच्छी व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिली है। सरकार ने पूरी साफ सफाई की व्यवस्थाएं वहां पर की है, साथ ही बेडों की संख्या को लगातार बढ़ाने की कोशिश की गई है, डॉक्टरों की तैनाती भी लगाई गई है। फिलहाल व्यवस्थाएं अब पूरी तरीके से की जा रही हैं, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर कोविड के चलते कहीं ना कहीं कुंभ में तैयारियां नहीं की गई तो ये काफी किरकिरी हो सकती है प्रदेश में। और क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, कुंभ मेला काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में साधु संतों के साथ भी समन्वय बनाने की पूरी तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों को 26 सेक्टरों पर बांटा गया है कि किस तरीके से अधिकारी एक दूसरे के साथ संपर्क में रहें और मुसीबत के समय किस तरीके से एक दूसरे का सहायता कर सके, क्योंकि बोट एम्बुलेंस और जो बाइक एम्बुलेंस है उसकी भी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कोई कमी लेकिन एक बड़ी चुनौती भी रहेगी सरकार के लिए प्रतीक, वो ये रहेगी कि जो भी श्रद्धालु पहुंचेंगे कुंभ में उनको किस तरह से चिन्हित किया जाएगा, किस में, क्योंकि कोरोना ने तो बीच में ऐसे सिम्टम्स भी अपने बदल दिए कि लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि वो कोविड से ग्रसित हैं, उनको कोरोना है और वो आराम से बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं। बिल्कुल सुनील, जैसा कि आपको बता दूं, जो तकरीबन जो अलग अलग क्षेत्र है जो हरिद्वार जिले से जुड़ते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टरों की टीम को लगाने की तैयारियां वहां की जाएंगी। जो श्रद्धालु आते हैं उनको कोविड सेंटर के तहत या फिर उनकी जांच या फिर कहा जा सकता है थर्मल स्कैनिंग उनकी करने की व्यवस्थाएं साफ तौर पर की जाएंगी। साथ ही लगातार जो अधिकारी हैं लगातार उसका मुआयना भी कर रहे हैं, सड़कों की व्यवस्थाओं को ठीक किया जा रहा है। दीपक रावत जो मेला अधिकारी हैं वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए, अब कहा जा सकता है समय कम है, ऐसे व्यवस्थाएं तो जाहिर तौर पर हर तरह से करने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से, क्योंकि समय भी कम है प्रतीक। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कुंभ आसान नहीं है, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि ये वाकई में कुंभ जो है कोरोना काल में किस तरह से मूर्त रूप ले पाता है और किस तरह से व्यवस्थाओं के अनुरूप संपन्न हो पाता है। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रतीक। अगली खबर का रुख करेंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए बॉलीवुड मेकअप मैन ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक उससे पूछताछ के बाद बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां क्राइम ब्रांच की रडार पर आ गई हैं, जिसने आपको बता दें कि आने वाले दिनों में क्राइम ब्रांच समन जारी करके उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुला सकती है। हालांकि ये हस्तियां कौन कौन सी हैं, उनके नामों का खुलासा करने से फिलहाल क्राइम ब्रांच कतरा भी रही है। आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक पहले बॉलीवुड में मेकअप मैन का काम करने वाले आरोपी निकेतन उर्फ गोलू सुरेश यादव ने पूछताछ में बताया कि वह पहले बॉलीवुड के कई बड़े प्रोडक्शन हाउस में और कई बड़े फिल्म मेकर के यहाँ पर मेकअप मैन के तौर पर काम कर चुका है, लेकिन लॉकडाउन के चलते जब काम नहीं था उसके पास, उसने बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करना शुरू कर दिया। ये एक बड़ा काम उसने उस दरमियान उठा लिया। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक निकेतन ने यह भी कबूल किया है कि वह बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों के यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई करता है और उसके मुताबिक बॉलीवुड में एमडी ड्रग्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है, इसलिए वह लगातार इसकी सप्लाई कर रहा था। निकेतन द्वारा दी गई इस अहम जानकारी के बाद क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच तेज कर दी है, ताकि जिनके नाम निकेतन ने लिए हैं वह वेरीफाई करके उनके खिलाफ पहले सबूत इकट्ठा किए जाएं और फिर उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जाए। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 ने पिछले सप्ताह बोरीवली इलाके से निकेतन और उसके एक साथी को करीब 3,15,000 रुपए की
एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद से उससे लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। इसमें साफ है कि एनसीबी के साथ ही अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स कार्टेल और उससे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसका रिजल्ट आने वाले दिनों में साफ तौर पर देखने को भी मिलेगा। मुंबई लिए चलेंगे सत्यप्रकाश सोनी, हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं पल पल के अपडेट के साथ। सत्यप्रकाश, ये मेकअप मैन तो ड्रग्स पेडलर निकला। जैसे तो सुनील, देखिए जिस तरह से मुंबई में एनसीबी जो है लगातार कार्रवाई कर रही थी, इस दौरान शुरुआती दौर में एनसीबी ने मुंबई पुलिस को भी करीब 8 नाम दिए थे जो मुंबई पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही थी। इस दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है एक ड्रग्स पेडलर को पकड़ा है। निखिल परिहार नाम के बंदे को पकड़ा है, जिसके पास से करीब 3,15,000 कीमत के ड्रग्स बरामद किए गए। वही सबसे बड़ी अहम बात है, जो निखिल पकड़ा गया है उसने तमाम बड़े सेलिब्रिटियों के नाम बताए जिनके पास वो काम करता था। हालांकि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में अभी तक नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से निकेतन ने पूरी जानकारी दी है वो कहीं न कहीं चौंकाने वाली है। हालांकि अब जिस तरह से क्राइम ब्रांच लगातार उन सबूतों को खंगाल रही है, उन दस्तावेजों को खंगाल रही है, जिससे उन तमाम जो कलाकार है, बड़े कलाकार है, उन तक पहुंचा जाए। ये निखिल निकेतन एक ही शख्स है या अलग अलग दो लोग हैं ये सत्यप्रकाश? सुनील, निखिल और निकेतन एक ही शख्स है। निखिल निकेतन उर्फ गोलू, उस शख्स का ये तीनों नाम एक ही है। वही बंदा है जो लगातार जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई साल से जो है बतौर जो है मेकअप मैन आर्टिस्ट के तौर पे काम करता था। और ऐसे में जब लॉकडाउन आया, लोगों की पैसे की किल्लत होने लगी, तो निखिल ने बॉलीवुड जैसा कि आप जानते हैं कि शूटिंग बंद कर दिया गया था। शूटिंग के दौरान जब पैसों की किल्लत होने लगी तो निखिल ने जो है अब मार्केट से जो है बड़े पैमाने पर ड्रग्स लेता और तमाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो काम करते थे, जिनके साथ काम करता था, उनको जो है मुहैया करवाता था। जी सुनील, लेकिन देखिए, एक मेकअप मैन जब कोरोना काल चला तो पैसे कमाने के लिए उस दलदल में कूद पड़ा, और तमाम हमने ऐसी तस्वीरें देखी मुंबई से सत्यप्रकाश, जब कोरोना काल में तमाम बड़ी हस्तियों ने सब्जियां तक बेच डाली। ये लोग तो दलदल में कूद गए, इनको अंजाम का नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या होगा। जाहिर तौर पर सुनील, देखिए कोरोना काल में जिस तरह से लोगों के आर्थिक तंगी जूझ रही थी, ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी फिल्में बंद कर देता है, शूटिंग बंद हो गई थी। लेकिन उसमें जो काम करने वाले नीचे स्तर के जो तमाम कर्मचारी थे, कार्यकर्ता थे, वो कहीं न कहीं पैसे की किल्लत से जूझ रहे थे। ऐसे में जिस तरह से निखिल ने तमाम जानकारी जो है मुंबई क्राइम ब्रांच जोन 11 को दिया है, यूनिट 11 को दिया है, वो कहीं न कहीं चौंकाने वाला है। हालांकि कल जब मैंने बात क्राइम ब्रांच के उन अधिकारी से हुई तो उन्होंने साफ तौर पर नाम लेने से मना कर दिया है, लेकिन बताया कि जल्द ही उन तमाम बड़े कलाकारों को सम्मान किया जाएगा जिनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले में क्या एनसीबी ने संज्ञान लिया है? एनसीबी ने इस निखिल निकेतन उर्फ गोलू को रडार पर लिया है क्या, या सिर्फ इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच ही हैंडल कर रहा है? कि शुरुआती दौर में एनसीबी ने जो है कुछ जो है लीड दिया था, उस लीड के आधार पर मुंबई बांद्रा पुलिस जो है लगातार जांच कर रही थी। अब ऐसे में मुंबई जिस तरह से पहले जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा सालियान और सुशांत की मौत को लेकर बातें कही थी कि अगर मुंबई पुलिस पूरे मामले की जांच करती है तो पैरेलल मतलब सीबीआई के साथ साथ मुंबई पुलिस भी जांच कर सकती है। ऐसे में जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, उस दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच को तमाम लीड मिली। लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच अब ड्रग्स को लेकर मुंबई में छापेमारी कर रही है और एक से एक जो है लोगों को गिरफ्तार कर रही है। जिस तरह से कल मुंबई के नाय गांव में मीरा रोड में कार्रवाई की गई है, करीब 8,12,000 के जो है चरस बरामद किए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस के साथ साथ मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार जो है ड्रग्स मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है और एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है। और पूछताछ में तो ये भी कहा है कि एमडी जो ड्रग्स है उसकी सप्लाई बहुत बड़ी तादाद में ये करता था और इसने तमाम बड़े हस्तियों को, तमाम बड़े निर्देशक निर्माताओं के घर पर वो एमडी पहुंचाया है। देखिए सुनील, न सिर्फ उसने बताया है बल्कि उसके पास से जो है 3,15,000 की एमडी ड्रग्स बरामद भी की गई है। तो ये कहीं न कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जिसके पास से इसने ड्रग्स लिया है वो शख्स कौन है। उस पर शिकंजा जो है क्राइम ब्रांच लगातार
कसने की तैयारी में। हालांकि क्राइम ब्रांच के पास तमाम पूछताछ दस्तावेज आ चुके हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच और कितने लोग इस मामले में शामिल है कहीं अलर्ट ना हो जाए, इसलिए बड़े गुप्त तरीके से क्राइम ब्रांच इस पर कार्रवाई कर रही है। सुनील, इसके साथ ही और भी कुछ लोग होंगे, क्योंकि ये अकेला तो इस कृत्य को अंजाम नहीं दे रहा होगा। हालांकि ये जहां से ड्रग्स खरीदता था और जहां सप्लाई करता था, इसके साथ और भी तमाम ऐसे लोग होंगे सत्यप्रकाश, जिनको लॉकडाउन के दरमियान तमाम सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। एक वो भी नेटवर्क का खुलासा हो सकता है कि इसके सहयोगी सहपाठी कौन कौन थे, जो कि सीधे तौर पर ड्रग्स पेडलर का काम कर रहे थे, डिलीवरी कर रहे थे लोगों के घर में। सुनील देखिए, निखिल और निकेतन उर्फ गोलू अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक अब्दुल नाम का बंदा भी था, जो लगातार निखिल को कस्टमर देने के लिए, जैसे सपोज अगर आज की डिलीवरी 2 लोगों को करनी है तो एक जगह निखिल करता था, दूसरी जगह अब्दुल करता था। तो ऐसे में डिलीवरी के तौर पे जो है उसके साथ अब्दुल लगातार लगा रहता था, जो डिलीवरी का काम करता था। जी, ये अब्दुल मियां गिरफ्त में आए नहीं अभी? अब्दुल की भी गिरफ्तारी हो गई है। फिलहाल क्राइम ब्रांच उसमें तफ्तीश कर रही है कि अब्दुल का क्या क्या रोल था और किन किन लोगों को अब्दुल ने जो है ड्रग्स मुहैया करवाया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सत्यप्रकाश आपका। राजधानी लाइव में इतना ही, नमस्कार।